नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल की संस्कृति। कई रूपरेखा हैं इसका उपदेश एवं संस्कृति, जैसे कि पुरापाषाण काल के लोग किस तरह से रहते थे। इसमें मतलब महिला एवं पुरुष में क्या विभिन्नता थी। यहाँ के इस प्रकार ये जो लोग थे किस पर जीवन निर्वाह करने का तरीका था, ये किस तरह से अपने अपने जीवन निर्वाह का तरीका एवं जटिलता एवं बहुत सारे प्रकार जीवन निर्वाह का तरीका देखिए। उसके बाद यूरोप की मध्यकाल की संस्कृति क्या थी, किस तरह से रहते थे। उसके बाद दक्षिण भारत एशिया का पाषाण की संस्कृति, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए तो आगे चलते हैं। उपदेश। इस इकाई में पुरान पाषाण काल के मध्य पाषाण काल की संस्कृति को विश्व प्रक्षेपित में देखा गया है। इस इकाई के अध्यात्म पश्चात हम लोग पुरापाषाण काल के मध्य पाषाण काल के अर्थ समझ सकेंगे। इस काल में औजार तकनीकी की पहचान पाएंगे। इस काल में जुड़े स्थानों से संबंधित उपयुक्त उदाहरण देने का सक्षम होंगे। देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दें और निकलते जाएंगे, लेकिन आपको जो है किताब, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक लाइन बाय लाइन हम आपको पढ़ाएंगे और अच्छी तरह से देखिए। कुछ कुछ पॉइंट अगर डिस्कस भी करेंगे तो चलते रहिए। प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है मनुष्य, प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है आप लोग समझिए। प्रस्तावना जो होता है उसके बारे में विशेष ये चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, मनुष्य जो है मनुष्य का जो कर्मिक विकास का गाथा सांस्कृतिक विकास से जुड़ी हुई है। ब्रिटिश पुरातत्विक शास्त्र एयरडॉन के आयन होल्डर 2016 के अनुसार औजार एवं निर्माण और अन्य भौतिक संस्कृतियों के साथ साथ मानव का संबंध जैविक एवं संज्ञात्मक विकास मूल्य, मतलब किस तरह से परिवर्तन में योगदान देते थे। इसी प्रकार के विनिमय एवं जो है अफ्रीक जूनियर 2019 को कहते हैं। पोषण के तत्कालिक और इसके प्रयोग में किए जाने वाला तरीका एवं उत्पादक पुनः प्रयोग और प्रयाग देने वाले प्रक्रिया पर हमें घुमित समाजों में ग्रह एवं राजनीति के बारे में बताते का अक्सर पत्थर और औजार प्रयोग ऐतिहासिक मानव के जीवन में प्रकाश डालें। और एकमात्र पूरा अवशेष जो होते हैं देखिए, प्रावशेष जो होते हैं एकमात्र प्रावशेष जो है समय में अनिश्चितता के समान है। कहते हैं टिक पाए एवं प्रारंभिक प्रावशेषों के महत्व को समझने के लिए दुनिया भर में अस्तित्व आ गई है। सभ्यता एवं विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक स्वरूप एवं औजार संस्कृति से लेकर रूपों की जाती है। चर्चा के कई प्रकार की, हालांकि यहाँ की चर्चा केंद्र यूरोप एवं पश्चिमी एशिया से करेंगे। प्रारंभिक में मानव की कहानी उनके कार्यकलाप से जुड़ी, उनके सहारे उन्होंने ऐसे परिवेश में बदलना एवं पर्यावरण के संपर्क बनाना शुरू किया। जिंदा रहने और औजार निर्माण की योग्यता ने प्रारंभ संस्कृति एवं परिवर्तन की दिशा दी। जैसा कि इस पाठ्यक्रम इकाई 2 में मानव के जैविक विकास के बारे में हम लोग पढ़ें, जैसे कि मानव किस तरह से धीरे धीरे बढ़ा। मतलब कि पहले बंदर थे, बंदर के डार्विनियन ने जो सिद्धांत दिया था, अगले चैप्टर में हम लोग जो पढ़े थे उसके बारे में बात करेंगे। तो उसी प्रकार से डार्विनियन का सिद्धांत था। एक फ्रांसिस जो थे उसने बोला था कि 6 दिन में हम लोग को जीवन इस तरह से किया गया कि उसका सिद्धांत मानना था कि जो भी जीव होते हैं, जैसे चींटी होते हैं, जो बंदर होते हैं या कोई भी होते हैं, क्या वो जीवन में परिवर्तन हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। तो उसका भी बात को ध्यान में रखते हुए, लेकिन डार्विनियन साहब जो एक जीव विज्ञान पे होमोसेपियन के बारे में चर्चा किया, वो बहुत ही खोज और बहुत ही साक्ष्य लेकर, इसीलिए इसे डार्विनियन जो थे उसके बातों को हम लोग बात को रखें। इसीलिए मानव विकास जैविक विकास का सिद्धांत पर हम लोग होमो प्रजाति के बारे में 25 लाख सालों से प्रकट हुए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। तो इसीलिए साल प्रकट हुए इस प्रकार के पत्थर एवं औजार के निर्माण प्रारंभ करते थे। औजारों के एक मानव निर्मित वस्तु की पहचान कर जिनका इस्तेमाल शारीरिक परिश्रम करने में होते थे। औजार संस्कृति परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत हैं। फलक तकनीकी एवं फलकिंग। एक बड़े पत्थर की झील एक छोटी सी टुकड़े में बदलना के सहारे औजारों को एक विशेष आकार दिया जाता था ताकि विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल किया जा सके। औजारों का आकार, इस्तेमाल एवं विशिष्टता ने विभिन्न संस्कृति एवं महत्वपूर्ण की आपसी
अंतरों को जन्म दिया। इसके अतिरिक्त गृह क्षमता एवं उत्तरजीविका के एक महत्वपूर्ण तरीका था, जिसने प्रारंभिक मानव के प्रसार एवं विकास को सुनिश्चित किया। मानव की कहानी शिकार एवं और भोजन का संग्रह के लिए सरल औजार बनाने तथा इसके साथ रहने वाले उन संख्यात्मक परिवर्तन को शुरू होती है जिन्होंने मानवता के इतिहास को बदल कर रख दिया। देखिए, ये सब जो होता है, इसके लिए मानवता का इतिहास को बदल के शुरू कर दिया। तो इतिहासकार का मन वैज्ञानिक के पुरातात्विक एवं भौतिक विवादों के मानव एवं संस्कृति के विकास को समझाने और समझने के लिए समझने और समझाने के लिए क्या करने कई सिद्धांत को प्रस्तावित किए, जैसे कि डुवेरियर साहब ने कितना प्रस्तावित किए, जैसे कि उसने किस तरह से उसको, अगर वो डीपली नहीं समझाते तो हम लोग डुवेरियर का सिद्धांत नहीं मानते, बल्कि हम लोग जो फ्रांसिस से एक कहा कि मतलब 6 दिन में हो जाता है, तो उस तरह से हो सकता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जैसे कि हमारे पुराने हिंदू धर्म में भी ऐसा होता है, जैसे कि पुराने धर्म में जो भगवान विष्णु का जो अवतार 12वां अवतार है, तो इसका जो विखंडन होता है तो पहले कहा जाता है कि एक पहले मछली होता है, मत्स्य होता है, उसके बाद धीरे धीरे पानी में रहने वाला होता है। तो 12 अवतार में 12 रूप देखा गया है, कुछ मनुष्य के रूप में होते हैं, कुछ आदमी के रूप में होते हैं। तो उसी तरह से हम लोग समझते हैं इतिहास की जो है बहुत पुरानी और बहुत ही शुद्ध और सोच के जिसे लिखा जाता है, नहीं तो ये गलत भी हो सकते हैं। डुवेरियर साहब ने इस पर बहुत ही अध्ययन करके हम लोग को मानव जीवन के विकास के बारे में बताया, स्तरीय वर्गीकरण का सुझाव दिया। प्रारंभिक में पुरापाषाण काल एवं खाद्य संग्रह की रचना एवं प्रतिनिधित्व करता है। पूर्व उत्तर प्रायस्कात का गठन जो शिकार एवं चुनिंदा संग्रह के चरण के कारण सामने आता है। नव पाषाण काल एवं खाद्य उत्पादन का चरण। दूसरी तरफ हम नीलसन ने जंगली शिकार एवं खानवा देश कृषकों की सभ्यता को चरणों के आधार पर विकास के 4 चरणों में प्रतिपादित किए, और एडवर्ड टेलर के अनुसार मनुष्यों की सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति व्यवहार था जिसने अपनी संस्कृति विकास को दिशा दी। उन्होंने विश्व की संस्कृति विकास के 3 चरणों का उल्लेख किया: क्रूरता, बर्बरता एवं सभ्यता। अमेरिकी मानवशास्त्री लुइस एच मॉर्गन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी भाग 1996 को मानता है मानव की सामाजिक विकास पर्यावरण संबंधित तनावों के अनुसार खुद की ढलने की क्षमता नहीं थी। जैसे डुवेरियर साहब ने अलग अलग पर चर्चा की। इस आधार पर उन्होंने विकास के 7 चरणों में वर्गीकृत किया, जो बारंबारता एवं नियमितता के चरण से शुरू होकर सामान्य खाद्य संग्रह चरण से होते हैं। सभ्यता के चरण को उस समय से प्राप्त करता जब समय में लेखन कला का विकास होता है। जैसे कि हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में ना हमको कुछ पता है, जो ना पढ़ सकते हैं और ना किसी के बारे में बता सकते हैं, लेकिन उसकी जो हमें मिली है, जैसे कि वहाँ के नुकीले पत्थर, इससे प्राप्त पता चलता है कि हम लोग को वहाँ उस ज़माने में जो है पत्थर को औजार बना के मनुष्यों को फाड़ने, जो जंगली जानवर थे उसकी छाल निकालने में काम करते थे, या किसी एनिमल्स को जो है हड्डी को अलग करने में काम करते। तो इसी तरह से जैसे कि लकड़ी के पहिए मिले, तो इससे साक्ष्य मिलता है कि वहाँ के जो सभ्यता के लोग जो थे उस प्रकार के काम करते थे, यानी कि खेती के लिए मतलब कोई सामान ढोना था तो उसे उस तरह से लेके जाना था। तो लगभग 25 लाख वर्ष पहले प्रागैतिहासिक काल के रूप में जब मनुष्य पत्थर के औजार बनाना शुरू किया, तो इस प्रकार से होमोलिस एवं होमोसेपियन मानव तक विकास की लंबी प्रक्रिया है। जैसे कि जैविक परिवर्तनों के संबंध में इकाई 2 में सीखे हैं, विकास की प्रभावित करने वाले परिवर्तनों पर परिवर्तन की एक प्रमुख भूमिका थी। इस संदर्भ में जब हम संस्कृति परिवर्तन का जिक्र करते हैं तो न केवल पत्थर और औजारों का निर्माण और उनके रासायनिक विकास का, बल्कि पर्यावरण के बदलाव और संसाधन की उपलब्धता के जिक्र भी करते हैं, जिसमें शिकार के रणनीति, संचार एवं तरीके बल्कि पर्यावरण के बदलाव एवं संसाधनों की उपलब्धता का जिक्र भी करते हैं, जिसमें शिकार रणनीति एवं रणनीतियों, जैसे हम लोग रणनीतियाँ बनाते हैं एग्जाम कैसे निकालें, तो उसी तरह से वो लोग भी
किस तरह से शिकार करें, उसके लिए संचार के तरीके एवं आग पर नियंत्रण, औजार बनाने, संशोधित करने की क्षमता, निर्वाह एवं स्वरूप, सावधान के तरीके एवं चित्र तरीके एवं चित्रकला आदि शामिल है। तो हम लोग उस वक्त का जो था वो तो हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन उसके संकेतों को, उसके जो साक्ष्य मिले, जो प्रमाण मिले, उसी पे हम लोग धीरे धीरे हिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। औजारों का उत्पादन एवं उपयोगिता के निकट का रिश्ता, यह अधिकतर उस काल का निर्वाह एवं रणनीति से जुड़ा होता है। तो शोधार्थियों के लिए यह बहस का मुद्दा रहा है कि किस हद की शिकार अर्थव्यवस्था के आधार था। क्या हम शुरुआती मानव को शिकारी या शिकारी संगठनकर्ता के रूप में पहचान सकते हैं? क्या हम औजारों के साथ साथ जीवाश्म रिकॉर्ड के मामले में पाए गए सबूतों के आधार पर इन संस्कृतियों को श्रम एवं लिंग के आधार पर विभाजित के बारे में बता सकते हैं? तो पुरापाषाण काल के लिंग एवं समाज पर आधारित दृष्टिपात है, यानी कि इस समाज में किस तरह से लिंग एवं इस पे जो है बात किया गया है। तो शिकार बहुत समय तक शिकार का परिकल्पना सबसे स्वीकार्य सिद्धांत के अनुसार शिकार जीवन जीने का तरीका एक था और पुरुष प्रधान एवं गतिविधि के रूप में समझा जाता है। शिकार का सर्वप्रथम जो आर्थिक प्रयास के रूप में चित्रित किया गया था और यह माना जाता है कि भोजन की व्यवस्था करने के लिए आपस में बांटने पर पुरुषों को नियंत्रण था। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य नेता के प्रभारी होते थे और महिला और बच्चों का नियंत्रण रखते थे। यह माना जाता है कि महिलाओं का उत्तरदायित्व उनकी प्रजनन क्षमताओं के कारण मृत्यु कार्यों के देखभाल करने तक सीमित था और उनकी गतिविधियों के आधार पर क्षेत्र के अंदर भी सीमित था। कहता है दूसरी तरफ पुरुषों को शिकार करना और भोजन की उपलब्धता कराने की जिम्मेदारी थी। एक संगठित रिसर्च एवं रिसर्च बीएल की आई दोवर्ड 1968 में मैन द हंटर की अवधारणा के साथ शुरुआत के बाद उसकी पुस्तक शीर्षक न नैन्सी टेनर ए जिल्हमैन 1978 में, जिन्हें विद्वानों की लैंगिक एवं ध्रुवीकरण का आधारित पर इन सिद्धांतों की कड़ी आलोचना की प्रयोग ऐतिहासिक समाजों में लिंग आधारित श्रम विभाजन के आधार पर खंडन किया गया तथा उनका मानना था कि शिकार केवल अवसरवादी जरूरत था। उनके अनुसार आजीविकरण एवं औजारों के कार्यों एवं से पता चलता है। शिकार शुरुआती मानव का मुख्य आर्थिक एवं गतिविधि नहीं था, बल्कि संगठनकर्ता के वे विद्वान एवं इस धारणा का सवाल करते थे क्या सभी महिलाएं माँ थी और तर्क देते हैं कि प्रसव आधार श्रम विभाजन का साधारण भ्रमक है। कहता कई मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन से पता चलता है कि महिलाओं ने शुरुआती समय में औजार के निर्माताओं के रूप में काम किया था। उदाहरण के लिए नववादी अग्रणी जोआन एवं गोरो कैथरीन डोब्लर के तर्क है प्रयोग ऐतिहासिक काल महिलाएं। देखिए दोस्तों, हम ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते, जैसे आप पढ़ते जाइएगा ना अपने समझ रहे हैं। देखिए इसमें देखिए जो मनोवैज्ञानिक के बारे में बात किया, यानी कि जैसे महिला सच में ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है कि जब महिला घर में रहती तो शिकार करने नहीं जाती तो वो हथियार भी बना सकती है। तो इस बात पर हम ज़्यादा जोर ना दे के हम अपने देखिए, अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़े रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। आप मेरे साथ पढ़ते भी जाइए और इसको सुनते जाइए, ध्यान से सुनिएगा तो आप जरूर है कि एग्जाम में अच्छा लिख के आइएगा। देखिए अगर ऊपर जाइएगा तो ऊपर ही लिखिएगा। देखिए अगर 100 शब्द में आप 50 शब्द लिख के लाए तो बहुत बड़ा हो गया। आवश्यक ही देखिए, अब चलते पढ़ते हैं। अवश्य ही औजार निर्माता रही होगी, क्योंकि क्योंकि उन तरह के कार्य करने के लिए फलक एवं औजारों की आवश्यकता होती थी। देखिए पहले हम बताएं फलक और औजारों की आवश्यकता होती थी। मनोवैज्ञानिक के अध्ययन से पता चलता है कि अधिकतर संग्रह समाजों में महिला खाद्यान्न उत्पन्न की प्रक्रिया के एक बड़ा हिस्सा पाना और योगदान देती थी। देखिए महिलाओं का क्या काम था, घर में रहना और मतलब जो प्रजनन होते थे बच्चों की देखभाल करना एवं उसकी समाज में महिला अकेला अथवा पुरुष के साथ शिकार पर निकल जाते थे। यानी कि जैसे अभी चल रहा है तो उसी तरह से उस वक्त भी चल रहा होगा। जैसे कि ये
मनुष्य जो है सन विभाजन का चुनौती देता है। इन विद्वानों का तर्क के आगे बढ़ संग्रहालय एवं परिकल्पना दी गई, जिसके अनुसार प्रयोग ऐतिहासिक काल में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को केंद्रीय भूमिका निभाई थी। यह सिद्धांत बताता है कि महिलाओं ने पेड़ पौधे से प्राप्त भोजन का संग्रह प्रक्रम के लिए औजारों का उपयोग किया। वे तर्क देते हैं कि संग्रह एक ही महत्वपूर्ण गतिविधि और इससे कम उत्पादक महिलाओं को कम उत्पादक काम के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह परिकल्पना शुरुआती समाजों में लिंग आधारित श्रम विभाजन की उपस्थिति को स्वीकार करती है। ये जेलेहन 1978 को जिन्होंने जैसे विद्वानों का मानना है कि मानव की जीवन का तरीका श्रम लिंग विभाजन पर आधारित नहीं था, बल्कि एक ऐसी प्रणाली पर आधारित था जहां पुरुष महिलाओं शिकारकर्ता को व्यवहारिक लोचकता के साथ एकीकृत एवं शिकार कार्य कर संलग्न थे, यानी कि दोनों एक साथ मिलकर काम करते थे। जैसे अगर पुरुष शिकार पे गया है, कोई पशु को मारे, तो महिला उतना सक्षम नहीं थे, लेकिन जो जैसे फल हो गया, फ्रूट्स हो गया, यानी कि जो कंदमूल सब होते थे उस टाइम से वो सबको इकट्ठा करने में सहायता करती थी महिला। ये नहीं कि पुरुष ही सारा काम करते थे, जो कि मिलजुल के करते थे। देखिए, पूरक कारक तथा एक तरह के प्रारंभिक समाज का अस्तित्व के लिए दोनों का योगदान समान रूप से जरूरी है अभी भी। अगर देखिएगा शिक्षित समाज में जो कि दोनों महिला और पुरुष एक साथ रह के करते, तो उसका देखिए घर कितना सुंदर से चलता है। तो ये बात आप भी समझ सकते हैं। और देखिए इतिहास जो है ना, इतिहास से सीखने की बात है। देखिए कोई भी चीज़ जो है मिलकर करने से होता है। पुरापाषाण काल संस्कृति एवं औजार की प्रकृति, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, बसावट के लिए पैटर्न तथा अन्य मानदंडों के आधार पर 3 कालों में बांटा गया है। यह निम्न संस्कृति के शुरू होती है, जिसके बारे में हम उपभाग पर में चर्चा करेंगे। बायन फैगन 2014 में 4 मानदंडों की चर्चा करते हैं, जिसके आधार पर मानव को परिभाषित किया जाता है कि पहला, मस्तिष्क का आकार 600 घन सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मस्तिष्क जो होना चाहिए 600 घन सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। दूसरा, भाषा की समझ, जिसे मस्तिष्क के अंदर पाए गए पैटर्न्स के आधार पर पहचाना जा सकता है। तीसरा, मानव इस की तरह सटीक पकड़ और मुड़ जाने वाला अंगूठा। और चौथा, औजार का निर्माण की क्षमता। देखिए जब डर्बिनियर साहब ने इसका अध्ययन किया होगा, तो उस टाइप से अध्ययन किया होगा जैसे एनिमल्स है। मेढक कभी क्या बन सकता है? नहीं। तो जैसे कि मंकी सब देखे हैं, जैसे बंदर हो गया, जैसे चैंपियंजी हो गया, इस टाइप्स का एनिमल देखिए मनुष्य के ही तरह दिखता है। अगर वो खड़ा हो जाएगा, लगेगा कि हाँ सच्ची में हम लोग समरूप हैं। तो इसी तरह से डर्बिनियर साहब ने बताया। तो ये सटीकता जरूर है कि इस तरह से है। तो ये सटीकता हर वक्त मैच करेगा। आप किसी भी चाहे पुराण में जाइए, चाहे किसी धार्मिक में जाइए, तो उसमें भी मिलता है। जैसे कि हिंदू धर्म में ज़्यादा मिलता है। तो प्रयोग ऐतिहासिक काल में वे पहले मानव कौन थे जिन्होंने औजार निर्माण सीखा, तथा अब तक एक पहली मामले में 25 लाख साल पहले मनुष्यों की एक प्रजाति, जिन्होंने ऑर्थोलिक गृहिकी कहा जाता है, एक दिलचस्प खोज है। इस प्रजाति का मस्तिष्क का आकार प्रारंभिक मनुष्यों के 1/3 था, यानी कि 1/3 भाग था। देखिए छोटे छोटे जीव क्या था, बहुत छोटे छोटे उसका मस्तिष्क होता है। तो वो वानर की तरह दिखते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस ग्रीविक जीवाश्म के पास पाए गए हिरण एवं चीकर की हड्डियों पर पत्थर और औजार का प्रभाव का निशान पाए गए, लेकिन ऐसा कोई औजार अभी तक नहीं मिला है। देखिए उसका जो जीवाश्म मिला है, उस पर पत्थर और औजार का प्रहार का निशान मिला है, लेकिन इस तरह का कोई औजार भी अभी तक नहीं मिला है जिसे प्राथमिक औजार एवं निर्माता का पहचान पुख्ता साबूत की तरह इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि इस बात पर कुछ साबूत मिले हैं जो इसी बात की ओर इशारा करते हैं, और प्रारंभिक मनुष्य की प्रजातियों एवं मांसाहारी तथा जिन्हें पत्थर एवं औजारों का उपयोग सीख लिया है तथा मानव विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 25 लाख साल पुराने, यानी कि 25 लाख साल पुराने होमो सैपियन हर्बिक द्वारा निर्मित औजार पाए गए हैं, जो साधारण और अपृष्ठ थे, जो 7 जोड़ी तकनीकी और टूल तकनीकी के कहा जाता है, जिसका नाम तंजानिया एवं ओल्डी गार्ड्स नाम रखा गया
है। यहाँ के औजार पहली बार खोजे गए थे। काटने वाला गुंडासा एवं सबसे शुरुआती औजार माना जाता है। आमतौर पर एक पर प्रहार एवं यानी कि एक वस्तु दूसरे पर प्रभाव बनाए जाते हैं। आमतौर पर लावा के छोटे छोटे पत्थर को आपस में टकराया जाता है। तो इस प्रकार उत्पादित फलक खंडित और पत्थर के छोटे छोटे पतले टुकड़े लंबे और ताजे होते हैं, जिनका इस्तेमाल खुरचने और काटने औजार बनाने के लिए किया जाता है, जिनसे लकड़ी, पौधे, त्वचा एवं मांस को काटने वाला खुरचा जाता है। निकोलस त्रोस्ट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी 1996 में तर्क दिया था कि प्रथम औजार निर्माताकार औजारों की क्षमता, साथ ही औजारों की तकनीकी एवं नियंत्रण की स्पष्ट समझी थी। औजारों बनाने के लिए हाथों और आँखों को अच्छे समन्वय आवश्यक है। एक औजार को आकार देने के लिए पत्थर की तीव्र कोण पहचान कीजिए। मानसिक प्रसरण की क्षमता होनी चाहिए। इस प्रकार के पत्थर का आकार, किनारों की पहचान संभवतः हो जाता है। देखिए, आप कोई भी औजार बनाते हैं तो उसको जो है आपको ऐसा समझ होना चाहिए कि औजार कैसा होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए, चिपटा होना चाहिए। देखिए, कोई ठोकने वाला अगर चीज़ है, खुट्टा ठोक रहे हैं, तो क्या उसको नुकीला बना के आप ठोक दीजिएगा? नहीं ठोक पाइएगा। तो देखिए, जो मनुष्य का जो प्रारंभिक में भी उसको माइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गया निर्बुद्धिया और बना दिया उसको चौड़ा, आज उसको बोल रहा है कि उसको जाके एनिमल्स को फाड़ना है, तो फाड़ पाएगा? नहीं फाड़ पाएगा। तो उसी तरह से आप लोग को समझना पड़ेगा। देखिए, कितना अच्छे से दिखाया गया, बताया गया है। सिर्फ आप सुनते जाइए, हम बता देते हैं, ठीक। तो आप लोग देखिए, इतना मेहनत से हमको वीडियो बनाना पड़ता है और आप लोग चले जाते हैं छोड़ छोड़ के। तो आप अच्छी तरह से देखिए और सुनिए। दोस्तों, आपसे विनती है और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि इग्नू में आने वाले क्वेश्चन आंसर का आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर सके। अब देखिए, अपलोड वन तकनीक औजारों का बनाने की एक निर्मित मात्र ऐसी तकनीक है जो कि 20 लाख साल से ज़्यादा चलन में रही होगी। देखिए, ये जो औजार बनाया गया है, कैसे बनाया गया, इस जैसे हम लोग जैसे अभी फोन बनाया तो अब तुरंत तो इसको अपडेट नहीं किया जाता। देखिए, फ़ोन को अब देखिए 20 साल से 30 साल से चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे कोई और अपडेट वर्जन आएगा। तो समाज धीरे धीरे डेवलप करता है। तो जैसे कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर जैसे नोकिया आया, नोकिया 10 साल तक चला, उसके बाद देखे उसमें और अपडेट किया। उसी तरह से अपडेट होते रहा है। दुनिया देखिए, संसार जो है परिवर्तन का है, जो कि आपको 10 साल के बाद वो चीज़ नहीं दिखेगा। तो इसी तरह से जैसे यूट्यूब आया, और पहले यूट्यूब था नहीं था, पहले जैसे समाज धीरे धीरे डेवलप करते जा रहा है। तो इसी बारे में लिखना है और क्या, जो कि देखिए 10 लाख साल से ज़्यादा चलने के रही। लेकिन नॉपिंग शब्द फलक के चारों कोण हटाने और डेविड शब्द का अवशिष्ट पदार्थों को इस्तेमाल किया गया। जब से सबसे पुराना और कोड सरल एक ध्रुवीय एकल कोड था, यानी कि जिसमें एक या दो प्लग्स हटा दिए गए थे, और बाद में प्रारंभिक मानव की जटिल लेवसेट तकनीक इस्तेमाल करने लगे थे, जिसमें पूर्ण अवधि आकार के माप के फलक को हटाया जा सकता है। सबसे शुरुआत कौर में आमतौर पर गुटिका औजार एवं पेबुली टूल्स कहा जाता था। देखिए, उस टाइम कितना सोचिए कितना कठिन हुआ होगा कि पत्थर को नुकीला बनाने। बताइए, अभी तो हाथ से अभी बताइए कितना तकनीक है, लोहे से मारिएगा, छड़ से मारिएगा, हथौड़ा से मारिएगा, तुरंत निकोनिया हो जाएगा। लेकिन उस टाइम कैसे माना होगा? उस एनिमल्स होगा, कितना चतुर होगा, जो कि कोई अगर आप बोलेंगे लकड़ी से कभी टूट सकता है, उससे नहीं हो सकता है। तो यानी घिसा होगा। उस जमाने के लोग जो होंगे बहुत ही क्या होंगे, बहुत ही समझे होंगे, सोचे होंगे, कितना कितना दिन लगा दिया होगा ये हथियार बनाने में। बताइए, तब जाके बनाया, तब जाके उसको किया। तो उसी का साक्ष्य अभी तक भी है। देखिए, उसको कितना अच्छे से रखा गया है। तो देखिए कितना इसको कितना अच्छे से डिजाइन किया गया है। देखिए, नुकीला भी है। तो यानी कि आप देखिए कि लोग जो है धीरे धीरे डेवलप कर रहा है पराक्रम। देखिए, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। ज़्यादातर देखिए, औजार का उपयोग हाल में शोध से पता चला है कि औजार शिकार के लिए नहीं थे। ये शिकार के लिए औजार थोड़ी रहेगा, फेंक देगा तो कहीं खो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते थे, पौधे और जानवरों को काटने और छीलने में उपयोग थे। मतलब पौधे को काटना है, जानवरों को तोड़ना है, नुकीला रहता है तो तुरंत कोड़ देते हैं। वही ज़्यादातर सबों को पराक्रमक खाल उतारने में क्या जाता है, जानवे करते हैं। जो छाल होता है, जैसे एनिमल का होता है या कोई भी जानवर का होता है, छाल उसके जो मजबूत होता है, पहले लोग जो है उसको पहनते भी थे छाल। तो आदि मानव लोग वही पहनते थे। तो उसी प्रकार से वो लोग भी करता होगा। धीरे धीरे समाज डेवलप हुआ होगा। उसके बाद
वृक्ष की छाल पहना होगा। तो आप समाज की इतनी धीरे 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 डेवलप होता है। तो आप देखिए एक छोटा सा क्षेत्र केंद्रित हो पाया होगा, जिससे अन्य अपरिचित परभक्षियों पर उपस्थितियों में 7 चरण आग या पालतू जानवरों की खोज अनुपस्थित था। उस समय जो था पुरान पाषाण काल में, उस वक्त कोई भी आगों की मतलब जानवर पशुपालन नहीं करते थे, सिर्फ मार के खाते थे और कुछ छोटे मोटे चीज़ को चुनते थे। धीरे धीरे कुत्ता रखने लगा, बिल्ली रखने लगा। तो आप लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, आप चलते रहिए। इस तरह करते हैं। और प्रारंभिक में से अक्सर मांस के आच्छादित एवं निर्भर करते थे, यदा कदा मांस की खोज में घूमते रहते थे। तो स्वीवन मीथेन जो है 1955 का मानना है कि प्रारंभिक मनुष्य की संज्ञात्मक या सीखने और समझने की क्षमता महत्वपूर्ण थी। उस वक्त जो थी उसको जो सीखने और समझने की क्षमता जो थी महत्वपूर्ण थी। वो समझ रहे थे, जो सीख रहे थे वो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। यह उनके आसपास के वातावरण को समझाने में मदद करती थी। इन परिवर्तनों के साथ समाज की बुद्धि एवं विकास विकसित हुई होगी, इस जिसे निर्वाह पैटर्न औजार बनाने के आदि संदर्भ में देखा जा सकता है। मानव रोबिन एवं डबनर फैगन 2014 में उद्भट तर्क दिया है कि होमो हैबिलिस अवश्य ही समूह में रहते होंगे, क्योंकि यह उत्तरजीवी रहने के लिए एक अवश्य रणनीति थी। जो कलर्स सुझाव देते थे उन्हें शायद समर्पित शाखाओं को एक साथ संरचना के द्वारा प्रकार के आश्रय बनाए होंगे। संचार कौशल इस अवधि से जुड़ा होगा और विकास के वे संवाद करने के लिए अवश्य ही गुरहट एवं इशारों से उपयोग करते होंगे। दूसरे के साथ बातचीत करने में क्षमता एवं अन्य जटिल सामाजिक बातचीत का मार्ग प्रशस्त किया होगा, जिनकी संज्ञात्मक क्षमता एवं वृद्धि के योगदान होगा। हेमो और इंटरेक्ट आना सिर्फ जैविक से परिवर्तन में नहीं बल्कि औजार तकनीकी हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों से जुड़ा होगा। ये शुरुआती मनुष्य में एसुलियन एवं औजारों से जुड़ी हुई थी, जिसका फ्रांस सेंट पेलुसेंस स्थान नामक रखा होगा। तकनीकों में दोहरी शामिल थे, जिन्होंने दोनों पक्ष में प्लैकिंग की गई होगी। औजार के आधुनिक नुकुली बेहतर औपदेशिक औजार थे, जिसका उपयोग लकड़ी के काम करने के खाल में साथ साथ जानवरों को काटने के लिए किया जाता था। इसके साथ साथ हस्त कुल्हाड़ी एवं कुल्हड़ मांस को काटने के लिए एक बड़ा चाकू जैसे औजार पहली बार सामने आते हैं और बहुत ही उपयोगी साबित होता होगा, क्योंकि इस तरह की कोई तेज किया जा सकता था। पशुओं की चीर फाड़ करने के लिए बड़े पशुओं का शिकार एवं साक्ष्य बायोग्रेट वेस्ट सक्सेस इंग्लैंड के ब्रेवन टॉस जैसी जगह पर पाए गए। एब्रन के अपशिष्ट हस्त कुल्हाड़ी एवं बड़े चाकू खुरचनी को और काटने के औजार भी पाए गए। साक्ष्य इंगित करते थे कि हाथी, गेंडा, जंगली भैंस आदि बड़े बड़े जानवरों के इन जगहों में काटा गया था। इन विद्वानों का मानना है कि ये स्थान सूझबूझ के साथ योजनाबद्ध एवं परिष्कृत शिकार का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए उस वक्त का जो मनुष्य होगा किस तरह से चाकू औजार बड़े बड़े जानवरों को फाड़ने में इस तरह से धीरे धीरे अगर यदि ग्रुप में नहीं रहते होंगे तो कैसे होता होगा। तो समझिए आप, देखिए धीरे धीरे आप सुनिए, जितना हम स्पीड में बोल रहे हैं उतना ही आप समझिए। हम ज़्यादा तेज भी नहीं बोल रहे हैं। अगर अगले वीडियो में आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। बहुत ही मज़ेदार हिस्ट्री है, लेकिन पढ़ते जाइए, कितना मज़ा आ रहा है हमको, आप लोग को भी मज़ा आता होगा। देखिए फलक को दो समूह में वर्गीकृत किया जाता है, उप उत्पादक अभिप्राय एवं फ्लेमिंग। फ्लैक्स एवं उत्पादक औजार को कम करने के परिणाम स्वरूप हो सकता है और ये फलक मालवे का हिस्सा होता है। कैटोलियन लेवेंस मरस्ते जैसे तरीके सभी प्राय फलकों का उत्पादन किया जा सकता है, जिसका विवरण इस भाग में आगे किया गया है। चलिए मानव की कार्मिक विकास के बारे में चर्चा करते हैं। एक पुलिकेशन हस्त कुल्हाड़ी के विभिन्न पक्ष एवं ह्रास के हॉट गार्नेट से प्राप्त है, जो कि 5000 से 3000 BP संभार कहता है। देखिए हमारा बैटरी भी कम हो गया। तो एल्यूशन तकनीकी जो है विशेष औजारों के लिए हस्त कुल्हाड़ी एवं आंसू की बूंदों
को औजार था, जो कि औजार के जो है औजार के प्रयोगित नवकाशन को आइसोलेशन तकनीक एवं प्रारंभिक के बाद चरणों में विभाजित किया जा सकता है। ब्लैक बड़े नामों को उत्पादित किया जाता होगा, हस्तकुल्हाड़ी को देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त था। इस चरण में प्रारंभिक आइसोलेशन तकनीक महत्वपूर्ण नया प्रयोग था। हालांकि हस्तकुल्हाड़ी इस चरण में एक छोटा सा सुडोल औजार का होमोस्टेट बेहतर शिकारी हस्तकुल्हाड़ी का प्रयोग शेप एंड प्रोजेक्टिव के रूप में कर सकते थे। देखिए हस्तकुल्हाड़ी कैसा है, हाथ से मारने वाला, काटने वाला, फाड़ने वाला। देखिए धीरे धीरे उसमें डंडा लगाया, देखिए हाथ से आप ईंटों मारिए, देखिए कितना चोट लगता है, लेकिन उस वक्त मारता होगा तो उसको भी चोट लगता होगा। तब धीरे धीरे समझ में आया होगा कि एगो लकड़ी में बांध के मारा होगा तो देखा होगा तुरंत कट जाता है। उसके बाद धीरे धीरे डेवलप हुआ होगा। यही सब है धीरे धीरे जो मांस काटने वाला बड़ा चाकू, छेड़, सीधी काटे किनारे वाले फलक था, जो कि औजारों का पुनः उपयोग किया जा सकता था, पुनः तेज किया जा सकता था और एक फलक के रूप में औजारों के रूप में निर्माण नवकरणीय किया जा सकता था। इन औजारों को उत्पादक के लिए पत्थरों के अलावा लकड़ी, बरसिंगे की सींग एवं हड्डियों का इस्तेमाल भी किया जाता था। देखिए जब वो हाथी के दांत सब होता होगा तो उससे भी कुछ ना कुछ उपयोग करता होगा। आहार के मांस में शामिल आहार में मांस के शामिल होने एवं अन्य सामाजिक परिवर्तन भी हुए होंगे, जैसे सामूहिक समूह के गठन एवं पृथक औजार, किट का निर्माण, खुरचनी नहीं खुरचने वाला, क्विल व्हीलर एवं सतत खुरचनी, बोला, पत्थर आदि अन्य सरल लेकिन कुशल और औजार को उत्पादित किए गए हैं। देखिए इंसुलिन प्रयोगिक के बाद चरण के उद्घोत कोर तकनीक का उपयोग करके औजारों का उत्पादन किया जाने वाला, यानी पहले कोर एवं तराश जाते होंगे, क्रॉस एवं तराशे जाते होंगे तथा बाद में वंचित उत्पादक करने के लिए फलक उत्पादित किया जाता था। इलेक्ट्रॉनिक सिलेंट का निर्माण जो है पुरान पाषाण काल में जुड़ी हुई एक पाषाण के संयोजक था, जिसका नामकरण क्विलेंट सक्सेन इंग्लैंड के नामक प्रसिद्ध आधार के स्थान पर आधार किया गया था। इन्हें आणविकरण वर्गीकरण एवं अनुसार ओहल 1978 में जो कि उत्कृष्ट औजारों के जो है किए गए होंगे। बड़े बड़े चौड़े एवं मोटे फलक को ब्लॉक ऑन एवं खुदुर दंड पद्धति में निर्माण करते हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग करते होंगे और उसे प्रैक्टिस करते होंगे। जैसे हम ही लोग देखते हैं ना, मैथ को अलग अलग तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं, जो ऐसे माइंड में कैलकुलेट करते हैं, कभी गुना भाग करते हैं, तो इसे अलग अलग ट्रिक वो लोग भी अपनाते होंगे, अब अलग अलग उनकी भी सोच होती होगी। तो इंसुलेंस अलग अलग औजारों को माना जाता था। हालांकि आजकल कई विद्वान जैसे अहोल एवं अन्य वैज्ञानिक क्लोटिंग तकनीक एक अलग औजार की प्रौद्योगिकी के रूप में बल्कि नहीं, फ्लेमिंग की प्रक्रिया जो एक हिस्से के रूप में देखते हैं। किसमें? एक हिस्से के रूप में, ये जो है इसका हिस्सा होगा। इस गतिविधि में कभी कभी हस्त कुल्हाड़ी एवं रहित निम्न पुरान पाषाण काल के औजार संस्कृति के रूप में समझा जाता है। तो कई विद्वानों को विधि एवं वेलियस तकनीकी की अग्रदूत के रूप में मानते हैं। देखिए हेमो डायरेक्टर अफ्रीका से बाहर निकलने वाला पहला समूह था जिसने अपने को परिस्थिति के अनुकूल ढालने की क्षमता एवं फिर से प्रतिबिंब होता है। वे पूर्वी अफ्रीका के सावन के जावा एवं उत्तरी अफ्रीका के यूरोप, एशिया इत्यादि का दुर्गम जलवायु को अनुसार खुद को ढाल सकते थे। वे आग में नियंत्रित करने की क्षमता एवं वाकिफ थे। दक्षिण भारत की वंडर गुफा में 48 लाख पहले की भट्टी की तरह व्यवस्था को सबसे पुरानी सबूतों की खोज की गई थी। स्वर्णकाट दक्षिण अफ्रीका में रिफ्ट वैली एवं कन्या जैसी अन्य जगहों पर रखी होगी। साथ नियंत्रण आग निकालने वाला, देखिए राख की हड्डी एवं टुकड़े को नियंत्रित आग से लगाकर उपयोग किया होगा। दर्शाता है कि इस तरह के इजराइल, गोसर एवं बेगवटा के 7,90,000 साल पहले की जली हुई लकड़ी एवं बीज के प्रमाण मिलते हैं। बीजिंग, चीन एवं इंडोनेशिया गुफाओं में 4 लाख साल पहले की लकड़ी, कोयले, जल एवं हड्डी के टुकड़े एवं
भट्टी के राख संचय प्रमाण है। देखिए 4 लाख साल पहले जो है जीवाश्म के थ्रू सी कार्बन 14 के थ्रू हम लोग पता करते हैं। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ भी लिखे लिए हैं। इंगित करते समय, आग को उपयोग करते समय एवं क्वार्ट्ज बनाते समय फलक सीख चुके हैं और खुरचुनी अन्य कलाकारों का निर्माण करते थे। निम्न पाषाण काल के ज्वार जो कि सेविंग के साथ साथ पौधे द्वारा भोजन इकट्ठा करने पर आधारित वे शायद मौसम को बेहतर समझ रखते थे। वो मौसम को बेहतर समझ रखते थे जो कि धीरे धीरे कृषि पर आए। बड़े बड़े झुंड में रहते होंगे और जो है उपलब्धता होती होगी, छोटी छोटी झुंड में रहते होंगे। इस तरह की सामाजिक प्रज्ञात था। कहता है लचीलेपन, प्रतिबंध और उनके आसपास की देखिए विकसित एवं ब्रेक क्षेत्र में आमतौर पर होमनिस्ट मस्तिष्क की बाईं तरफ से प्रवेश क्षेत्र में शक्ति की बातचीत करते होंगे। उसके बाद क्षमता से जुड़ता हो। इसलिए इस सबूत के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि होमो में अस्पष्ट क्षमता होती होगी और इशारों को गुरहाय के संचार के अलावा भाषा के विकास एवं मस्तिष्क के विकास का प्रोत्साहन दिया। यानी कि धीरे धीरे वो लोग भाषा का भी विकास हुआ होगा। निम्न प्राचीन का संस्कृति एवं सड़क अवलोकना एवं औजारों को अधिक जटिल एवं एवोल्यूशन औजारों को बदलने में विकसित प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करती है। परिवर्तनों में जीवन निर्वाह के पैटर्न में आग पर नियंत्रण, समूह एवं संरचना और भाषा के अनुकूल संदर्भ देखा जा सकता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को सब शेयर करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। तो चलिए हम लोग को अब जो है आगे हैं बोध प्रश्न में। निम्न पुराण पाषाण काल के जीवन निर्वाह एवं रणनीति पर चर्चा करें। तो क्या चर्चा करेंगे बताइए। तो अभी तुरंत पढ़ें, जीवन निर्वाह एवं रणनीति पर चर्चा करें। तो जीवन निर्वाह देखिए जो आदि मानव थे वो लोग कैसे रहते थे, झुंड में रहते थे, पत्थर के नुकीले औजार बनाते थे। मनुष्य उसमें महिलाओं और पुरुष का दोनों का साथ जिम्मेदारी था। यही सब लिखिएगा और क्या लिखिएगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का कोशिश कीजिएगा। एक बार पढ़ लीजिए उसके बाद लिखते जाइएगा, आराम से हो जाएगा। और देखिए ऑलवेडरन वो औजार तकनीकी के एक संक्षिप्त नोट लिखिए। वही जो नुकीला वाला औजार था वही लिखना है। ऑलवेडरन तकनीकी संक्षिप्त नोट लिखिए। तो इसमें लिखना है कि जो है इस तरह के मनुष्य जो है पहले धीरे धीरे औजार बनाने सीखे। उसके बाद जो है चिरने फाड़ने का काम में देखिए कि जल्दी हो रहा है। जो काम 1 घंटा लग रहा है उसको 5 मिनट में कर रहा है चिरने फाड़ने। तो उसी तरह से इन लोग को माइंड में बदला होगा कि हाँ इसको होना चाहिए। उसके बाद ये क्यों, मतलब ये जो है उसके किस तरह से जुड़ा होगा। तो मतलब अलग अलग प्रकार के एनिमल्स, अलग अलग प्रकार के पौधे को काटने में ट्राई किया होगा, अलग अलग प्रकार से क्या होगा। तो तब धीरे धीरे उसको तकनीकी की समझ आई होगी और धीरे धीरे काम किया होगा। जैसे अभी फ़ोन ही कर रहे हैं तो फ़ोन की तकनीकी समझ में आता है तब ना आप चलाने सीखे हैं। तो इसी तरह से हम चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन है, होमो इनडायरेक्ट से जुड़े संस्कृति में क्या परिवर्तन थे। जैसे कि आपको पता है कि अभी तो उधर पढ़े कि मानवता के कैसे मतलब धीरे धीरे समूह में रहते थे और अलग अलग जैसे छुरी चाकू का प्रयोग किया गया। तो यूरोप जैसे ऑस्ट्रेलिया मतलब उस समाज में किस तरह के लोग रहते होंगे जो कि एक झुंड में रहते थे। और एक देखिए उसमें अभी तुरंत पढ़े हैं कि जो है वो लोग एक जगह पे ला के मारते थे एनिमल्स को, यानी कि उसका कुछ रणनीति होगा। जैसे सीरियल सब में देखते होंगे गुंडे को फंसाने के लिए, हीरो को फंसाने के लिए एक जगह बुलाया जाता है और उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। उसी तरह से इन लोगों का भी रणनीति होगा, ये संस्कृति होगा कि हाँ इस जगह फंसना है तो इस जगह फंसाना है। तो उसी तरह से मतलब धीरे धीरे इन लोग का डेवलप होगा माइंड। चलिए आगे पढ़ते हैं। मध्यपुरा पाषाण काल की संस्कृतियाँ। मध्यपुरा पाषाण काल का लगभग 78,000 से 1,12,000 साल पूर्व एक नई औजार तकनीकी जीवन निर्वाह एवं रणनीति के रूप में साथ साथ हेमोनिट की दूसरी प्रजाति एवं निडल स्थल से संबंधित हुआ। निडल स्थल औजार के एक निकट यानी औजार से जुड़े थे। देखिए आम अस्तूरी औजार के प्रमुख बने थे लेवेस विधि के डिस्कोर एवं तकनीकी। इस तकनीक की कोर तराश था जो कि पूर्व में निर्धारित किया गया। देखिए आकार के प्रकार एवं फलक काटे जाते थे। इस प्रकार के औजार बहुत तेज के साथ ही इसका उपयोग नोक बनाने में खुरचनी के रूप में किया जाता होगा। लेविस तकनीकी छिलने के तकनीकी गतिविधियों के रूप में समझा जाता है और बड़े बड़े फलकों को आमतौर पर आकार एवं अंडाकार तीव्र कोण वाले तेजी से उपयोग किनारे वाले बनाने में किया जाता होगा। के लिए उपयोग महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधि का उपयोग से
कोर को हटाने तथा पहले से अंतिम उत्पादक के कोर पर पूर्व निर्धारित क्या करने के लिए किया जाता होगा। इस विधि का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के फलकों जैसे उप गोलाकार फलक एवं ब्लेड बोल्ट जैसे फलकों का उत्पादक के लिए किया जाता होगा, किया जाता था। देखिए यहाँ पे फिगर भी बनाया है। देखिए ये जो है आपका बनाया गया है, देखिए कितना नोकीला बनाया गया है। इस तरह से बनाया गया, देखिए इस तरह से बनाया गया, किसी को इस तरह से बनाया गया। देखिए जो कि देखिए ये जो पकड़ने वाला है, पकड़ने वाला तो पकड़ सकते हैं, इस जगह से मार देती है, तो ये है नोकीला। देखिए इसका डिजाइन ट्रायंगल है। देखिए यहाँ पे पकड़ने में जो है आसान होगा और इस जगह जो है नोकीला ऐसे धंस जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए ये फ्रांस के बेजिंग में पाए जाने वाले कोनाधार औजार है। ये जो है डीवियर कॉर्नर 2010 में इसी स्रोत में देखा गया है। तो इसी तरह से इसे म्यूजियम सब में बहुत अच्छे से रखा गया है। देखिए ये सब देखिए बहुत ही, देखिए कितना लोग मेहनत करके बनाया होगा। जो कि पकड़ने वाला चिपटा, देखिए कोई कोना है, देखिए इसका डिस्टेंस भी देखिए 5 सेंटीमीटर, हमारा हाथ 5 सेंटीमीटर को आसानी से पकड़ सके। कोई कितना बड़ा पत्थर बना देगा तो दोनों हाथ से पकड़ने वाला। इस प्रकार से इस अवधि के जो है संयुक्त औजारों का उत्पादन किया जाने लगा। और देखिए मस्तूरी औजारों में संस्कृति एवं परिवर्तनशील दिखाई देती है, जिसका नाम मस्तूर दक्षिण पश्चिम फ्रांस के नाम से रखा गया। ज़्यादातर फलक औजार के लिए 3 जिसमें आम के औजन खर्चनी एवं दक्षिण भले ही नोक हस्ती कुल्हाड़ी का अलावा नुकीले फलक थे, जिसके इस्तेमाल मांस को अलग करने के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए एक भले नोक डंडक एवं साथ जोड़कर बनाया गया था। इसे नेत्रहीन बेहतरीन शिकारी बना दिया और मेस्टरिन तकनीक के बड़ी विधि के जो विद्वानों के बीच में बहस विषय रहा है। तो इस अनुसार विभिन्नता को अलग अलग समय विधि एवं परिवर्तन, जलवायु, मौसम परिवर्तन परीक्षित होते थे। लुइस सेली बिनफोर्ड एवं 1966 में का मानना है कि चलिए आगे बढ़ते हैं और मानव औजार की तकनीकी के बारे में, निडरता एवं क्या विभिन्न कार्य प्रतिनिधि के बारे में करती है, जो कि ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि पत्थर की नोक वाली जैसी कलाकृति एवं बहुउद्देशीय नहीं थी, बल्कि इसका इस्तेमाल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता था। देखिए निडरता एवं मौसमी के दौरान को पाए गए बड़े बड़े क्षेत्र में दखल जमा वहाँ के हर वर्षा आपस आता था और वहाँ के स्थानिक परिवर्तन अच्छी तरह से जानते थे कि तदनुसार एवं प्रासाओं को योजना बनाते थे। गुफाओं को चट्टानों के नीचे आश्रय लेते थे। अच्छे शिकार के विशाल के जानवरों के मैत एवं हाथियों की एक विलुप्त प्रजातियों की हिरण, पक्षियों के अलावा जंगली घोड़े एवं मछलियों का शिकार करते थे। देखिए अगर अभी भी देखिए बारिश उरिश होता है तो गांव सब में देखिएगा कि वो लोग जो है अपने खाना बनाने के लिए सामग्री को मतलब जलावन सबको अच्छे से सेट कर लेता है। जैसे खाना बनाने वाला सामग्री को अच्छी तरह से रख लेता है, जैसे कि शहर में अलग अलग होता है। तो उसी तरह से वो लोग भी करते होंगे। जैसे बारिश का मौसम को वो लोग अनुभव कर ले होंगे कि अब बारिश आने वाला होगा, तो वो लोग भी एक गुफाओं में रहने लगे। उसके बाद देखिए इसी में अभी सारा चीज़ पढ़े हैं। देखिए निडरता मतलब निडर होने लगता है कि अब मौसम बदल रहा है, तो उन लोग अपने पहले ही वो सेट कर लेते थे। और एनिमल्स के भी उसके बाद देखिए बारिश उरिश में कहाँ जाएगा वो शिकार करने के लिए, इसीलिए उन लोगों ने मछली पकड़ने का भी धीरे धीरे वो लोग सीख गए थे। देखिए जंगली घोड़े एवं मछलियों का शिकार करते थे। इसी तरह निडरता एवं जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जटिलता उनकी धार्मिक मान्यता थी कि कई विद्वानों का मानना है कि निडरता अपने मृतकों को दफनाते थे और चट्टानों की गुफाओं के साथ खुली जगहों पर कब्र पाई जाती थी। एकल कब्र अधिक आम थी और जिसमें चमक पत्थर, फिल्टर औजार और खाद्य सामग्री का पास दफन थे। इस तरह के कब्रों में इराकों को देखिए जगरेस एवं पहाड़ों की सनीदार गुफाओं में पाए जाते थे। फ्रांस के छोटे स्थलों में चैंपस सेटर्स यहाँ ऐसी कब्रों को सबूत की मिले हैं, जिनमें मृतकों की छाती एवं जंगली भैंस की हड्डी के औजारों के मतलब को दफनाया गया है। इन विद्वानों के कई मतलबों
मानना है कि ऐसा परिस्थिति हुआ होगा कि जानबूझकर दफनाए कि फ्रांस की अल्जीरिया में एक चट्टन आश्चर्य फारसी वयस्क के 4 बच्चे एक शिकार के साथ दफनाए गए थे जाने के सबूत मिलते हैं। देखिए, जो कि फरगान 2014 कहना है कि हालांकि निडरता अपने मृतकों को दफनाते थे, लेकिन मृत्युपरांत जीवन की अवधारणा के साथ साथ जोड़ना संदेहात्मक होता था। यानी कि उन लोग का उसको का कई संस्कृति भी धीरे धीरे डेवलप हुआ होगा, यानी कि किस तरह से लोग मतलब दफना देते थे। मनुष्य देखिए, मध्य प्रापाषाण काल के लोग जो है केवल बेहतर औजार एवं जटिल शिकार की रणनीति में संदर्भ थे। यानी कि वो किस तरह से मतलब शिकार करना है, किस तरह से रणनीति बनाना है, किस तरह से शिकार को जल्दी से मारना है, उस तरह का रणनीति बनाते हैं। उस तरह उतना उतना अभी डेवलप नहीं हुआ मध्य प्रापाषाण काल में। इसके अलावा हमारे पास दफन एवं प्रथाओं के संदर्भ में कुछ अनुष्ठान साबुत मिले थे। प्रारंभिक मनुष्य में अन्य जानवरों को अलग अलग करते थे। देखिए, जो वहाँ के मनुष्य थे किस तरह से लोग को अलग अलग करते थे। निम्न में से आप मध्य प्रापाषाण काल की संस्कृति में कैसे अंतर करेंगे? तो क्या कैसे आप अंतर करेंगे? देखिए, मध्य प्रापाषाण काल की संस्कृति में ये अंतर करना पड़ेगा कि वहाँ के देखिए इसमें आपको ये संस्कृति मिलेगा, जैसे कि आपको जो शुरुआत में जो है लोग सब पहले क्या थे कि झुंड बना के रहते थे, भोजन को पकड़ते थे, लेकिन अब रणनीति के साथ चल रहा था। वर्षा आ रहा है तो क्या करना है, अपने से पहले एक अच्छी जगह सुरक्षित स्थान को ढूंढना है, उसके बाद घोड़े मछली पकड़ना सीखना है, इस तरह से जंगली घोड़े को पकड़ना है। इस तरह से इनकी संस्कृति के बदलाव आए तो आगे निडरता आए। अगर डर नहीं आएगा तो मनुष्य काम कैसे करेगा? जैसे आप ही को भूख लगता है तो खाने के लिए जाते हैं कि नहीं, कि उसी प्रकार से आपको समझना होगा कि समाज की इसे धीरे धीरे कैसे बढ़ा। निडरता की उनकी संस्कृति पर चर्चा करें। अगर डर नहीं रहेगा तो आप खुलेआम घूमते रहिएगा, तो इसी निडरता कहते हैं। निडरता का अर्थ हुआ कि आप अच्छे तरीके से क्या करिए, किसी चीज़ पर कवर कीजिए, संस्कृति पर चर्चा। अगर डर नहीं होता तो वो लोग कहीं गुफा में नहीं छिपते। बारिश होता वो लोग बह जाते। होता ऐसा, बारिश ज़्यादा होता है जैसे अभी भी बिजली गिरती तो उस टाइम तो और घने वन होंगे, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। तो उसी तरह से वो लोग संस्कृति, यानी कि उसको जैसे कि हमारे ठंडा लगता है, दांत कपने लगता है, तो उसी तरह से वो लोग को भी कोई निडर हो गया होगा, तो उन लोग भी कोई सांस मतलब कहीं उसको अच्छा महसूस होता होगा, तो कोई भगवान को, कोई संस्कृति को धीरे धीरे वो लोग भी अपनाते होंगे। लेकिन अभी उतना मनुष्य में माइंड को डेवलप नहीं हुआ, लेकिन वो लोग भी कुछ ना कुछ धीरे धीरे संस्कृति पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब वो मौसम पे बदलाव आता होगा तो वो लोग भी सोचता होगा कि मौसम बदले, कोई ना कोई मन में, लेकिन इसका प्रमाणिक तो नहीं मिला है, ना कोई इसका कोई अथी मिला है। तो इसी तरह से हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं उत्तर प्रापाषाण काल की संस्कृति के बारे में। उत्तर प्रापाषाण काल की संस्कृति के बारे में देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रापाषाण काल की संस्कृति जो है अभी तक ज्ञात है कि पूर्ण विकसित है। देखिए, 46 मिनट का अभी तक पूर्ण ज्ञात है कि विकसित मानव की प्रजाति एवं जो संक्रमण था 35,000 या 40,000 पूर्व दक्षिणी फ्रांस में थे। प्रापाषाण के औजार तकनीक ब्लेड तकनीक एवं रूप में जानी जाती थी, जिससे मैग्रन के अतिरिक्त सीट चीरफाड़ करने में अधिक प्रख्यात थे, जो कि चाकू खुरचनी आदि का देखिए वही वाला है जो कि आसानी से कर लिख लीजिएगा। पश्चिमी यूरोपीय कुछ उत्तर एवं प्राचीन संस्कृति, उत्तर प्राचीन काल में प्रमुख संस्कृति एवं चलन संस्कृति। चलिए आगे चलते हैं। हुए संस्कृति की लैक फ्रांस के इस संस्कृति की महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसका विकास जो है यूरोप में ग्रेजुएट स्तर पर उत्तर प्रापाषाण काल की, हालांकि ग्रेटवेन फ्रांसीसी संस्कृति और की संस्कृति थी। इसका काल निर्धारित एशिया पर 40,000 बीपी में किया जा सकता है, जो कि क्रो मैग्रन मानवों की छोड़ खुरचनी तलवार अलावा हड्डियों के औजार एवं कई किस्म के द्वारा दर्शाया जाता है। आकारों को पेंडल और अंगूठा के जैसे गहने साक्ष्य भी मिले हैं। इसके अलावा हाथी दांत से बनी चीज़ों का साक्ष्य स्वेट जूरी जर्मनी की गुफाओं में पाए गए, जो आमतौर पर बने आश्रय एवं जानवरों का मनुष्य की प्रतिनिधित्व करने वाली नस्यकी के नमूने पाए गए। ले एजरिया डायग्नोस फ्रांस के मैग्रेस आश्रय क्या कुब्र में पाए जाते हैं।
तो इसके शामिल थे। तो इस तरह के देखिए, आप देखिए ग्रेट विनिया पुरुष में वनिष्ठ के लिए जाने जाते, मूर्तियों के लिए जाने जाते थे। व्यापक एवं नेत्रों की लटके स्तनों के बड़े खुले एवं महिलाओं की मूर्तियाँ थी। यानी कि वो लोग धीरे धीरे मतलब मूर्तियाँ भी बनाने लगे थे, चित्रकला भी करने लगे थे। व्यापक में निवृत्त लटके हुए स्तन के बड़े बड़े कुल्हों एवं महिलाओं की मूर्तियाँ थी और हाथ पैरों में अधिकतर टूटी हुई थी। कहते हैं कि मूर्तियों के चेहरे पर कोई विशेषता नहीं थी, मतलब उन लोग क्या उतना थोड़ी बना पाएंगे। तो जैसे बनाना था उसको धीरे धीरे बनाना लगा। चेक एवं मूर्तियों के नरम पत्थरों के हाथी दांत, देखिए हाथी दांत के जो कि हैं मुर्गिया और जब प्रसाद में यूरोन स्त्रियों के अलावा गेंडा मैथ्यूस हाथियों के अलग अलग प्रकार के संस्कृति एवं धार्मिक प्रथा को लगाई जाती थी। तो हम लोग नेट थोड़ा बंद कर देते हैं, ठीक। तो उसके बाद अलग अलग 20,000 से 15,000 के एसोसिएशन संस्कृति ज़्यादातर फ्रांस और स्पेन में पाए जाते थे। देखिए तो वो लोग धीरे धीरे अब मूर्ति बनाने लगे, उसके बाद धीरे धीरे उसकी पूजा भी करने लगेंगे। क्योंकि देखिए इसी तरह से लोग मूर्तियों के नरम पत्थर देखिए लगभग विशिष्ट सेलिकिट संस्कृति के ज़्यादातर फ्रांस के लोग उस स्पेन में पाए जाने लगे। इस प्रकार के स्पेन कोर्ट में सुई छेद वाली सुइयों के उत्पादन एवं अर्धगोलीय व्यवस्था चट्टानों के चित्र गुफाओं में नक्शी साबुत किए गए। छोटे छोटे पैर वाले जानवरों के प्रतिनिधित्व करती थी संस्कृति की जल्दी पर प्रभाव हो गया और इसमें से यूरोप की मेल संस्कृति के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया। देखिए इस तरह से धीरे धीरे संस्कृति में उसका बदलाव हुआ होगा। 1800 से 8000 बीपी में उसका निर्धारित किया गया। इसकी सांस्कृतिक जटिल एवं बस्तियों का निर्माण के लिए जानी जाती थी। इस संस्कृति के बारे में संयुक्त औजारों को सूक्ष्म संक्षेप प्रोजेक्टाइल एवं धनुष कंठधारी वर्षी एवं लघु ब्लेड बनाना सीख चुका होगा। संस्कृति एवं कलात्मक विशेष रूप में गुफा वाली जानी जाती है, जिस तरह से अगले भूभाग पर चर्चा करेंगे चर्चा की गई। लेकिन इससे पहले आप जाएं कि यह आपको याद रखना होगा, महत्वपूर्ण है कि स्तर है। देखिए पुरापाषाण काल के औजारों को आवास एवं संस्कृति शिकार रणनीति एवं संदर्भ में क्षेत्रीय विविधता का पहचान एवं अब उत्तर पुरापाषाण काल की संस्कृति विकास एवं कलात्मक प्रक्रिया का चिन्हित कर बारी बारी से समझेंगे। देखिए अब बारी बारी कलात्मक उसका क्या क्या कला दिखा होगा। गुफाओं में दीवार में चित्र बना हुआ, देखिए थोड़ा सा इसको समझा देते हैं। देखिए वहाँ के गुफा चित्र में बनाना और उसके बाद इत्यादि गहनों का कला का मूर्तियों का बनाना एवं निष्पादन सजावट कार्य एवं स्थानों पर दूसरे। देखिए महिला क्या करती थी, घर में रहती थी तो वो धीरे धीरे करने लगा। अभी भी देखिए घर में महिला सब क्या करते हैं, अलग अलग काम करते रहती है। तो इसी तरह से लाया जा सकता है विचलन कला का गृह कला एवं गुफा के दीवारों पर छत पे पाए जाने वाले कला गुफाओं को पार्श्विक कला का कहा जाता था। इसके अलावा प्रयोग ऐतिहासिक काल में विभिन्न रूपों में नक्शी चित्रकाल में उभरी नक्शी रिलीफ आदि नजर जाती थी, जिस काल में अभी रूपों में प्रपाषाण काल के रूप में देखा जा सकता है। कलात्मक अभिव्यक्ति के अन्य महत्वपूर्ण रूपधारी हैं। तो देखिए अंकित होता है कि विद्वानों का मानना है कि बच्चों द्वारा बनाए गए थे, लेकिन वयस्कों द्वारा समर्थित क्योंकि पाए गए थे। यह माना जाता है कि इन कलाओं को सादगी उन्हें बच्चा सौंप दिया होगा। हालांकि विद्वान यह भी मानता है कि इस तरह के कला रूपों में अनुष्ठा उपदेश हो सकता है। चित्रकला की संज्ञात्मक अनुष्ठान देखिए है ना, अनुष्ठानित उपदेश भी हो सकता है। चित्रकला की संज्ञात्मक क्षमता को प्रयोग ऐतिहासिक मानव की अधिक भावनात्मक शक्ति को भी दर्शाती होगी, यानी कि उसके जो हृदय से भावनात्मक जो होता है जो हम लोग मानते हैं, तो उसी तरह वो लोग भी मानता होगा, तो शक्ति को मानता होगा, दर्शित करता होगा, संचार के रूपों में समझा जाता होगा, ऐसा माना जाता है। प्रत्येक इस तरह से प्रतिनिधित्व करता होगा। सामाजिक आध्यात्मिक प्राकृतिक एवं संसार समझा जा सकता है। देखिए पुरापाषाण काल के पत्थर एवं हड्डी बर्लिंग सिंह एवं आदि के हाथे दंत की जाती होगी। कला एवं मूर्तियों की चित्रण एवं पडोल जैसे गहनों जर्मनी में पाए जाते हैं। जैसे देखिए अभी बच्चा होता है, जो छोटा छोटा बालक होता है, जो छोटी छोटी बच्ची होती है, वो भी अभी क्या करते हैं, वो देखिए छोटा छोटा घर बनाएगा, छोटा छोटा करेगा। उसी तरह से हम लोग का जो माइंड होता है वो माइंड सेट हो जाता है। तो जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश में हम लोग डरना शुरू कर देते हैं। तो उसी तरह से आपको भी पता होगा कि किस तरह से चित्रकला शैली में वो लोग भी मशहूर हो गए। अभी देखिए अब हम किसी बच्चे को पढ़ाइएगा, उसको पेंटिंग करने दीजिएगा, कितना करेगा। उसके बाद इसी तरह से आपको भी चित्रकला शैली में ज़्यादातर बच्चे रुचि लेते होंगे, और क्या उसके बाद मूर्तिकार में भी बच्चे लेते होंगे। लेकिन उसके साथ साथ कुछ गार्जियन का भी होता है। जैसे अभी देखिए कोई गार्जियन उसको डांटता है, उसको पढ़ाता है, तो अलग अलग प्रकार की उसकी
संवेदना होती है, तो एफर्ट होता है, तो दीवारों पर चित्र अंकित किया गया, तो टनों पर किया गया, आकार को चित्रित किया गया, उसी में किसी को गार्डन को अच्छा लग रहा है तो वो भी बनाने का शुरू करेगा। उसी तरह से मतलब हर प्रकार की चित्रकला के बारे में उन लोगों को खनिज ऑक्साइड इत्यादि के पीसकर जानवरों के खून को मूत्र आदि जैसे सामग्रियों के साथ पीसकर तैयार किया गया, उसका चित्र के रूप में रेखा तैयार करते थे अलग अलग रंग कलर्स को, जैसे कि खून का रंग लाल हुआ, किसी पत्ती का तोड़ दिया उसको गोरा हो गया, बुरा हो गया, तो इस तरह के रंग का भी प्रयोग करने लगा। चलिए अब जाना जाता है कि फ्रांस के ग्रेट ब्रिटेन पर लगभग 30,000 से BC से 300 में से अधिक लगभग पाए गए। देखिए ये चित्र जो है किस तरह से बनाया गया, देखिए बैल का चित्र बनाया गया, हाथी का, गंडा का, इसी तरह से बनाया जाता है। देखिए ये जो चित्र है अमलों की गुफाओं का चित्रकला है। देखिए एक विद्वानों को कला एवं के रूप में पीछे बनाया जाता है। संदर्भ की सर्वोच्च विचारों पे विद्वानों का मानना है कि कला अनुष्ठान के विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए कला जो है, देखिए हम ही लोग चित्र बनाते हैं तो उसको पूजनीय मानते हैं, इसीलिए उसका सौंदर्य उपदेशों को, जबकि कुछ विद्वानों का गुफाओं कला जूटन टोन एवं जोड़ता है, गार्डन जोड़ता है, चिल्लट गार्डन जैसे अलग अलग। देखिए माइंड में क्या होता है, जैसे अभी उसका तो कोई प्रमाण नहीं है, वहाँ के कोई लोग नहीं है ना, तो हम लोग क्या सोच के ही कुछ लिख सकते हैं। ऐसे विशेषकार जो विद्वान हैं वो लोग कुछ ना कुछ सोचे हैं, कुछ ना कुछ उसके बारे में रीजन दिए होंगे, उसी तरह से हम लोग उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये सच में सटीकता की बात है कि इसमें इस सवाल पर उठता है अर्थव्यवस्था एवं आधारिक समाज के इतनी मुश्किल पहुंच वाली इन गुफाओं को चित्र बनाने के समय ऊर्जा अलग क्यों लगाई गई होगी। मानना है कि अखोट एवं संग्रहालय की गुफाएं जो होती हैं, गुफाएं में अनुष्ठान करते थे, जो कि कार्य शिकार की सफलता सुनिश्चित करने के लिए वास्तव में लुइस वर्जन डॉन स्वयं पीसेस 2013 में उद्भुत जैसे कुछ विशेष कार्य का तर्क एवं गुफा का समसान्यवाद करना होगा। तो छावियों एवं विचारों की विपरीत विद्वानों का मानना है कि गुफा केवल मनुष्यों के उत्तरदायित्व निर्धारित करते हैं। यू को इस तरह से समझाया जाता है। इस पर व्याख्या एवं सौंदर्य शास्त्र में रूपरेखा है। यूरोप में उत्तर आ गया क्वेश्चन, देखिए यूरोप में उत्तर पुरापाषाण काल की संस्कृति का नोट लिखिए। यूरोप में जो उत्तर पुरापाषाण काल की संस्कृति नोट, वही जो आप अभी पढ़े, यूरोप में जो है लोग जो वो बारिश उरिश जो होता था उसके पूर्वाकारी उसको जो है निडरता आ गया, वो जो है मछली पकड़ना, फिश पकड़ना इस तरह से करने लगा। तो उसी तरह से आप लोग इस पर चर्चा करेंगे, ठीक। तो चलिए इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं। चित्र शैली एवं मूल्यांकन कीजिए, बताइए कि यह उत्तर प्रापाषाण काल का जटिलता है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं मध्य पाषाण काल की संस्कृति। मध्य पाषाण काल की संस्कृति जो होता है काल के संदर्भ में मध्य पाषाण काल के आमतौर पर नवपाषाण काल की प्रस्तावना रूप में समझा जाता है। इस अवधि के औजार आकार एवं कटौती के अवसाधन जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में पहचाना जाता है। इस काल में हिमयुग के अंत में गर्म अवधि की शुरुआत देखी गई है, फिर भी बाद ठंडा चरण भी देखा होगा। गर्म अवधि में समुद्र के स्तर वृद्धि, तट एवं सुहाना और झील अत्यधिक उत्पादक एवं जलीय संसाधनों में क्षेत्र बने गए। अतः उनकी अच्छी तरह से उपयोग किया गया। अफगान एवं 2014 में परिवर्तन एवं वंशपत्ति के साथ साथ जानवरों का भी प्रभाव उधरने रोदनी ऊनी एवं मैथुन गायब हो गया होगा। अधिक हिरन अधिक आम हो गया होगा। भोजन के लिए गिरदरी फल एवं पौधे का अधिक प्रचलित हो गया होगा। भोजन की जनसंख्या में योगदान हुआ होगा, यानी कि धीरे धीरे फल मतलब कृषि पर भी आधारित हुआ होगा। और से पर्यावरण संबंधित बदलाव, पर्यावरण का भी बदलाव हुआ होगा। तो देखिए होनेसिल युग में भूगर्भीय स्तरीय भोजन का विभाग जो होता है जो 13,700 BP की शुरू हुआ होगा। पर्यावरण के संबंधित में बड़े परिवर्तन देखे गए होंगे। स्थिर एवं परिवर्तन जलवायु के प्रापाषाण काल के अंत एक नए लघु पाषाण काल के औजारों को सूक्ष्म पाषाण कहा जाता होगा। शुरुआती काल में देखा जा सकता है कि इसके शिकार एवं रणनीति के जो है धनुष बाण इस्तेमाल करने में गहन संकीर्णता एवं प्रक्रिया शुरुआत होगी। इसकी चर्चा हम इस उपभाग करेंगे। जलवायु शुष्क बंजर एवं होती जा रही थी, इसके साथ क्षेत्रों की वनस्पति एवं जीवों के बदलाव के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं और कितना है, अब तो पता नहीं चल रहा है। देखिए हाँ अब का कम में है, देखिए 24 है, 17 आ गए हैं।
तो मछली पकड़ना आमतौर पर ये सब वही सब है जीवन निर्वाह का तकनीक। मछली पकड़ना जैसे कि भले का इस्तेमाल करना, ब्लेड का इस्तेमाल करना, छुरी चारगो मतलब जोरदार आघात मारने वाली यही सब करना जीवन निर्वाह करने के जटिलता एवं मानव की जो है 95,000 BP के महत्वपूर्ण मध्य पाषाण काल के स्थल होंगे। इसी तरह से हम लोग इस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। देखिए फैगान देखिए भोजन एकत्रित करना रणनीतियों की तीव्रता के साथ साथ आर्थिक सामाजिक एवं जीवन का व्यापक विभिन्नता एवं अवधि पर उत्तर पाषाण काल के ही मानव की परिस्थितियों के अनुकूल होना क्षमता दिखाई देती है। मध्य पाषाण काल के दौरान अधिक प्रसंगित होना एवं रणनीति के औजार शामिल करना, समुद्री स्तनधारी मछलियों को पकड़ना एवं सब प्रकार की करना। तो उस तरह के किस तरह से रणनीति बनाना, यूरोप मध्य पाषाण की संस्कृति के यूरोप में मध्यकाल जब परिवर्तन आया तो क्या बदलाव आया, तो यही सब है जैसे सारांश में लिखा जाता है। तो उसके बाद सेकेंडरी ब्रिटेन के संस्कृति के बारे में वहाँ के तटीय गाँव को वन संरक्षण पर आश्रित होना साक्ष्य मिलते हैं। ये अवधि देखिए 4000 BP से तक मिट्टी बर्तन बनाने की शुरुआत हो गया है। यहाँ के मध्य पाषाण काल की संस्कृति कालों के बांटा जा सकता है। गोलमेज एवं कांगस में अल्बर्ट मैग्नेस संस्कृति का लगभग 95,000 से 7,700 BP की विशेष अखोटा एवं चारगाही भोजन की खोज में घूमने वाले अर्थव्यवस्था के साथ नदी घाटी पर स्थित थी। ज़्यादातर बस्तियों में ग्रीष्मकालीन झील के किनारे थे। साक्ष्य समुद्र के संसाधन पर निर्भरता से संकेतित थे। देखिए इस तरह के जो वहाँ के यूरोप स्कैंडिनेविया ब्रिटेन की जो वहाँ की संस्कृति होगी, वहाँ के जो आदि मानव हो गए वो धीरे धीरे क्या करने होंगे, तो वो अलग अलग तरह के चिन्हित आबादी या चित्रकला में रुचि रखने लिए होंगे। तो उसी तरह से उनका भी कुछ छाल लकड़ी के झोपड़ियाँ पाई गई। तो इस तरह के वो लोग भी धीरे धीरे अपने जीवन यापन करने के लिए वो जो धीरे धीरे अपना घर को बनाने लगे, थोड़ा सा मतलब जो इंस्ट्रूमेंट रखने लगे। तो इसी तरह से वो लोग की संस्कृति में बदलाव आया होगा। जैसे बारिश आता होगा तो वो लोग भी शिकार को अच्छी तरह से रखते होंगे। तो अपने सीख को अपने धीरे धीरे माइंड को डेवलप किया होगा। इसी तरह से लिटाकर दफन और करने की देखिए कब्रों के कुत्ता के साथ दफनाया गया। देखिए ये जो है आपका कब्रों में मिली कब्रिस्तान के खुदाई करने में विभिन्न तरीकों से दफनाया गया। तो कब्रों में कुत्तों को साथ दफनाया गया तो प्रमाण मिले हैं। अल्बर्ट संस्कृति के औजार एवं कुल्हाड़ी खुरचनी सिंगेज के शामिल क्या होगा। देखिए धीरे धीरे पशु भी पाला। दक्षिण पश्चिमी एशिया के मध्यपाल की संस्कृति, देखिए जो संस्कृति का उद्भव होता है जिसके साथ तुनुफिया संस्कृति एवं मुसुबिया संस्कृति के पूर्व मध्य क्षेत्र में लगभग 14,000 से 12,800 BC के आपासी उभरी संस्कृति की विशेषता ज्यामिति एवं सूक्ष्मीय होगी और कोबरन संस्कृति के लगभग 13,000 से 500 से 11,500 के कोर ब्रिटिश लेफ्टिनेंट हटाकर के रूप में चिन्हित किया होगा। ब्रिटिश सूक्ष्म औजार के 4 से 7 किलोमीटर लेकर विभिन्न प्रकार के आकार एवं अर्थव्यवस्था का शिकार संग्रहित किया होगा। लगभग 13,000 BP से दक्षिण एशिया में पर्यावरण के वनस्पति परिवर्तन देखे होंगे। इन स्थलों पर पीसने वाले औजार नवासीन संस्कृति एक जैसे खलन एवं मसूर एवं अन्य औजार पाए गए। देखिए वहाँ के लोग जो थे उसकी किस तरह से उपयोग करते थे, किस तरह के शिकार करते थे, उसकी संस्कृति, उसकी जो समझदारी होगी वो अलग अलग डिपेंड करती होगी, उनके कल्चरों पर डिपेंड करती होगी। अभी भी देख सकते हैं कि अलग अलग वो लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते होंगे या नुकीले पत्थरों का यूज करते होंगे। मछली के हुक में, जाल में, साक्ष्य में संस्कृति के मानव के आहार मछली के महत्व को दर्शाता है। हालांकि इस संस्कृति के लोग अभी शिकार के आदि संग्रह करते थे, सबूतों को दर्शाते थे। वे मानव की चिंगारों, ग्लोनाइजिस, हिरन, जंगली जानवरों, बकरी आदि शिकार करते थे। देखिए अवशेषण के आधार पर पुरातात्विक अन्ना एवं बेलफर एवं कोहन ऑफेर के 1989 ईस्वी में तर्क एवं कहा जा सकता है। मध्य पाषाण काल संस्कृति विशेषता क्या होगा। मध्य पाषाण काल की संस्कृति पर विशेषता करेंगे कि यहाँ की संस्कृति जो है धीरे धीरे क्या होगा, डेवलप होने लगा। यहाँ के लोग जो है धीरे धीरे क्या करने लगे, खेती पर डिपेंड होने लगे और छोटे छोटे पौधे का और वृक्षों से फल को इकट्ठा करने लगे, जैसे कि कुछ पशुओं को भी पालने का इसमें प्रचलन आने लगा। तो आगे देखते हैं
तो मध्य पाषाण काल से जुड़े औजारों को प्रयुक्त तकनीकी क्या थी? तो मध्य पाषाण के काल के जो तकनीकी थी वो चिपटे औजार बनाना या नुकीले औजार बनाना, अलग अलग प्रकार की तकनीकी औजार यानी खुरदने वाला, काटने वाला, अलग अलग प्रकार की ये हस्त कुल्हाड़ी, हाथ के द्वारा कुल्हाड़ी के तरह यूरोप में जाने वाले मध्य पाषाण की संस्कृति पर चर्चा करें। तो इस मध्य पाषाण की संस्कृति जो होगा यूरोप में इस प्रकार का होगा, जैसे कि यूरोप का जो लोग होगा वहाँ की जो कल्चर होगा, वहाँ के अलग अलग धार्मिक मान्यता माना जाता है, जैसे कि वहाँ की मूर्तियाँ बनाना या वहाँ की जो इस प्रकार की व्यवस्था पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए इसमें जो है थोड़ा थोड़ा आप सोच सोच के लिख सकते हैं। संक्रमक काल में दक्षिण पश्चिमी एशिया के नातोफेनिया संस्कृति के महत्व पर चर्चा कीजिए। जो संस्कृति होगा काल के रूप में दक्षिण पश्चिमी एशिया, तो दक्षिण पश्चिमी एशिया में किस प्रकार का वहाँ के कल्चर होगा, किस प्रकार के वहाँ शिकार करते होंगे, जैसे मछली पकड़ना, जैसे कि मछली को जाल में फंसाना या नुकीले में मछली को फंसाना। तो इस तरह के संस्कृति पर चर्चा करेंगे। ये इस अध्याय में हम लोग सीखे कि मतलब अलग अलग कला, अलग अलग नींव एवं इसकी जैविक एवं प्रारंभिक महान संस्कृति के बदलाव। चलिए ये सब जो है ऐसे आपको दिया गया है, इसमें कोई ज़्यादा नई क्वेश्चन जो आएगा उसी से आएगा। तो यूरोप में किस तरह के यहाँ के लोग, मध्य पाषाण काल के लोग किस तरह के शिकार करने लगे। तो चलिए थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप फुल टाइम बात देखने के लिए धन्यवाद।